सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मौर्यकालीन प्रशासन की। इसके पूर्व के जो वीडियो हैं उसमें हमने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक की। ये मौर्यकालीन जो प्रशासन अपना टॉपिक है ये परीक्षा उपयोगी टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहता है। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखें और इसमें बताई गई जो चीजें हैं वो आप कॉपी में नोट भी कर लेंगे। तो बात करते हैं मौर्यकालीन प्रशासन की। विद्यार्थियों, मौर्यकालीन जो प्रशासन है ये भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन माना जाता है। भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन ये माना जाता है। मौर्य साम्राज्य से पूर्व हम बात कर रहे थे महाजनपद काल की। तो महाजनपद काल में विद्यार्थियों इस तरीके से जो है स्वतंत्र रूप से अपने अपने राज्य थे। कोई एक जो है सत्ता ऐसी नहीं थी कि पूरे भारत को वो कंट्रोल कर सके। लेकिन मौर्य साम्राज्य जैसे ही स्थापित होता है तो वो क्या होता है कि पूरे भारत को कंट्रोल करने की शक्ति रखता है। तो ये भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन माना जाता है। कौटिल्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, इन्हें विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहा जाता है। ये राज्य के 7 अंग बताते हैं। एक राज्य के ये 7 अंग बताते हैं। नंबर 1 राजा, जनपद, अमात्य, अमात्य बोलते हैं मंत्री को, अमात्य, कोष, पेशा, दुर्ग, सेना और मित्र। ये 7 अंग जो है ये राज्य के बताते हैं। और मित्र विद्यार्थियों, राजा जो है ये अपने मंत्रियों अथवा राजपुरोहित धार्मिक अनुष्ठान जो करवाता था उसे बोलते थे राजपुरोहित। और ये जो है उस समय के उच्च पद माने जाते थे। इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति जो है वो राजा के द्वारा इनके चरित्र की जांच करके, इनके चरित्र जांच करवाकर जो है वो करवाई जाती थी। और इस चरित्र जांच को बोलते हैं उपधा परीक्षण। और ये ध्यान रखना कि उपधा परीक्षण क्या है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। इसे कहते हैं उपधा परीक्षण। इसे कहा जाता है उपधा परीक्षण। उसके बाद में हम बात करें आगे की बात केंद्रीय प्रशासन की कि केंद्रीय प्रशासन किस तरीके का था। प्रशासन जो है मौर्यकालीन वो 3 भागों में विभक्त था। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। हम बात करेंगे पहले केंद्रीय प्रशासन की। तो केंद्रीय प्रशासन की हम बात करें तो कौटिल्य जो है वो केंद्रीय प्रशासन में 18 राजकीय अधिकारियों की बात करता है। और राज्य के 18 अधिकारी वो बताता है। इन अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। ध्यान रखना विद्यार्थियों, इनको तीर्थ कहा जाता था। और ये महत्वपूर्ण है कि तीर्थ क्या थी। इन्हें तीर्थ कहा जाता था।
इनमें कुछ एक अधिकारी अपनी पुस्तक में दे रखे हैं, जैसे समाहर्ता, और सन्निदाता। समाहर्ता और सन्निदाता। समाहर्ता जो था उसका काम था राजस्व एकत्र करना, राजस्व एकत्र करना, और लेखा जोखा करना, व्यय का लेखा जोखा करना, और आय का लेखा जोखा करना, ये इसका काम था। सन्निदाता जो है इसका काम था कोषागार व अन्नागार का निर्माण करवाना, अन्नागार बनवाना, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न भागों में जो है अन्नागार बनवाना। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र रचना है उसमें 26 विभागा अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। विभाग अध्यक्ष, जैसे वर्तमान में हम बात करें तो वन विभाग जो है एक अलग से विभाग है, और वन विभाग का जो अध्यक्ष है वो अलग होगा, और वन मंत्री जो है वो अलग होगा। तो यहां पर जो है विभागा अध्यक्ष जो है वो अलग अलग थे और 26 प्रकार के थे, जिनमें पाण्याध्यक्ष व्यापार से संबंधित, सूत्राध्यक्ष सूत्राध्यक्ष, लूणाध्यक्ष, आठवीक, ये प्रमुख थी। सूत्राध्यक्ष का काम था कताई और बुनाई का काम संभालना, लूणाध्यक्ष का काम था बूचड़खाने को संभालना, और आठवीं का काम था वनों को संभालना। तो इस तरीके के ये जो 26 जो है ये विभागा अध्यक्ष थे। मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता की बात करें तो इसमें केंद्रीय प्रशासन की जो सारी शक्तियां समाहित थी वो थी अपने सम्राट में। वो सम्राट जो है केंद्र का सबसे सर्वे सर्वा था, सबसे उच्च पद जो है इसी का माना जाता था। अब इसमें जो 18 राजकीय अधिकारी हैं, तीर्थ जो है, उनमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं, महत्वपूर्ण पद, उनमें है मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। ये सबसे महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं। तो अपने केंद्रीय प्रशासन में इतना ही ध्यान रखना है अपनी पुस्तक की दृष्टि से। केंद्रीय प्रशासन जो है उसका सबसे उच्चतम जो स्थान था वो है सम्राट। सम्राट का चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार हो, कोई भी सम्राट जो है उसका हो सकता है। केंद्रीय प्रशासन के बारे में कौटिल्य जो है वो बताती हैं कि इस समय 18 राजकीय अधिकारी थे जिनको तीर्थ कहा जाता था, और इन तीर्थों का जो अध्यक्ष था उसको बोलते थे महामत्र, उसको कहते थे महामत्र। इनमें प्रमुख जो तीर्थ थे, प्रमुख अधिकारी थे, वो थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज जो उत्तराधिकारी था राजा का। इसमें 2 अधिकारियों के नाम दे रखे हैं जिनके काम के बारे में अपने पूछा जा सकता है परीक्षा में कि समाहर्ता का क्या कार्य था, सन्निदाता का क्या कार्य था। समाहर्ता का कार्य था राजस्व एकत्र करना और व्यय और आय का लेखा जोखा करना, ये समाहर्ता का कार्य था। सन्निदाता जो है इसका कार्य था कोषागार। कोषागार का मतलब जहां पर धन संपदा एकत्रित की जाती है। कोषागार व अन्नागार, माल गोदाम बनवाना, ये इसके कार्य थे। विभागाध्यक्ष जो है इनका उल्लेख जो है कौटिल्य बताते हैं और वो कहते हैं कि इनकी संख्या थी 26, और इसमें कुछ एक अपनी किताब में दे रखे हैं। पाण्याध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, लूणाध्यक्ष, आठवीक आदि जो है ये विभागाध्यक्ष थे। तो ये केंद्रीय स्थिति, केंद्रीय स्थिति में ध्यान क्या रखना है एक बार फिर बताता हूं। 18 विभागीय अध्यक्ष ध्यान रखनी है अपने को, 26 विभागीय अध्यक्ष ध्यान रखनी है, और 18 ध्यान रखनी है राजकीय अधिकारी जिनको
तीर्थ कहा जाता था। ये ध्यान रखने और 4 महत्वपूर्ण पद ध्यान रखने और उसके अलावा जो है समाहर्ता और सन्निधत्ता के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं अपने प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन विद्यार्थियों, प्रांतीय प्रशासन की अपने बात करें तो प्रांतीय जो प्रशासन है इस समय 5 भागों में बंटा हुआ था। 5 प्रांत थे। जैसे भारत जो है एक केंद्र है और केंद्र के अंदर जो है 28 राज्य हैं। उसी तरीके से यहाँ पर केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, लेकिन शक्तियों का बंटवारा था और उसमें राज्य भी थे। और ये राज्य इस समय थे 5 जो है वो राज्य थे। एक इनका राज्य था उत्तर में, जिसको बोलते थे उत्तरापथ। एक था दक्षिणापथ। उसके अलावा एक था अवंती राष्ट्र। और एक था कलिंग, मध्य देश। ये 5 प्रांत थे। और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि मौर्य कालीन प्रांतीय प्रशासन के बारे में बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। उत्तरापथ जो है उसकी राजधानी थी तक्षशिला। राजधानी भी ध्यान रखनी थी। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणा जो पथ है इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। अवंती राष्ट्र जो है इसकी राजधानी थी उज्जैनी। विद्यार्थियों, अवंती जो है एक महाजनपद भी था, आपने पढ़ा था, जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी थी तोसली। और कलिंग जो है सम्राट अशोक जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग के शासक नंदराज को पराजित करके कलिंग को जो है मौर्य साम्राज्य में ये मिलाते हैं। मध्य देश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो ये प्रांतीय प्रशासन था। इन प्रांतीय प्रशासन की जो देख रेख है इसकी, ये राजकुमार करता था। राजा का उत्तराधिकारी या एक अधिकारी था आर्यपुत्र, वो जो है इनकी देखरेख करता था। प्रांतीय प्रशासन के बाद में हम बात करते हैं यहाँ की नगरीय प्रशासन की। मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन। मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन की बात करें तो मैक्सथनीज के अनुसार मौर्यकालीन जो नगरीय प्रशासन था उसके 6 भाग थे और वो 6 भागों में बंटा हुआ था। 6 भागों में विभक्त था। और नगरीय प्रशासन में 30 सदस्यीय जो है एक मंडल काम करता था। और ये 30 सदस्यीय मंडल जो है इनके द्वारा ही 6 समितियां विभक्त की गई थी। और इन समितियों में प्रत्येक में जो है 5-5 सदस्य होते थे। पहली समिति थी जिसका काम था उद्योग शिल्प जो है उसकी देखरेख करना, उद्योग धंधों की देखरेख करना। दूसरी का कार्य था विदेशियों की जांच करना, विदेशियों की देखरेख। तीसरी का कार्य था जन्म मृत्यु का पंजीकरण, जन्म मृत्यु का लेखा जोखा करना। जन्म मृत्यु का लेखा जोखा करना। उसके बाद चौथी का काम था व्यापार से संबंधित जो है कार्य करना। व्यापार और वाणिज्य से संबंधित ये चौथी समिति थी। उसके बाद 5वीं जो समिति थी उसका कार्य था विक्रय जो होता है वस्तुओं का, उसकी देखरेख करना। ये 5वीं का कार्य था। 5वीं का जो कार्य है उसी से संबंधित जो है 6ठी का कार्य था। और इसका कार्य था कि वस्तुओं की जो बिक्री हो रही है उनसे बिक्री कर वसूल करना, बिक्री कर वसूल करना।
ये था नगरीय प्रशासन। और नगरीय प्रशासन में ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि ये नगरीय प्रशासन जो है इसमें 30 सदस्यीय मंडल बोलते हैं समूह को। 30 सदस्यीय एक मंडल था और ये मंडल 6 भागों में विभक्त था। और इस 6 भागों में जो समितियां बनाई गई थी उनकी संख्या थी 6। पहली समिति जो है इसका कार्य था उद्योग शिल्प की देखरेख करना। दूसरी समिति का कार्य था विदेशियों की देखरेख करना। और तीसरी समिति का कार्य था जन्म मृत्यु का लेखा जोखा करना। चौथी का जो कार्य है वो है व्यापार और वाणिज्य से संबंधित। पांचवी का जो कार्य है वो है विक्रय वस्तु जो है वस्तुओं की जो विक्रेता है उसको उसकी देखरेख करना। छठी जो है उसका कार्य था बिक्री कर वसूल करना। तो ये नगरीय प्रशासन। आगे हम बात करते हैं मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था की। सैन्य व्यवस्था की हम बात करें तो इसका जो अधिकारी है इसको संभालने का जो कार्य करता था, देखरेख का कार्य जो करता था उसको कहते थे अंतपाल। अंतपाल इसको कहते थे। नेक्स्ट जो है इसने पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना इनके बारे में इन्होंने बताया है। और ये जो है 6 समितियां जो है इसकी देखरेख किया करती थी। 6 समितियां जो है इनकी देखरेख किया करती थी। विद्यार्थियों आगे हम बात करते हैं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था की। न्याय व्यवस्था की हम बात करें तो सबसे जो प्रमुख न्याय करता था वो माना जाता था राजा, सम्राट। उसके बाद में अन्य जो है क्षेत्रीय न्यायालय थे। न्यायालयों के जो प्रकार थे वो 2 प्रकार के थे। एक न्यायालय था उसको बोलते थे धर्मस्थीय और दूसरा न्यायालय कहलाता था कंटक शोधन। दूसरा न्यायालय कहलाता था कंटक शोधन। धर्मस्थीय जो न्यायालय है इसके जो न्यायाधीश है उसको बोलते थे धर्मेस्थ। और इसमें 3 प्रमुख जो है जज बैठते थे एक तरह से, और वो पूर्णतः दक्ष होते थे धार्मिक मामलों में और ये देखरेख करते थे। धर्मस्थीय जो है न्यायालय इसमें जो मामले जाते थे वो थे दीवानी मामले, मतलब सिविल मामले। और कंटक शोधन जो है इसका मुख्य कहलाता था प्रतिष्ठा। और इसमें जो मामले जाते थे वो थे फौजदारी मामले। दीवानी और फौजदारी जो मामले हैं उनमें ये अंतर होता है कि दीवानी मामले जो है क्रिमिनल लॉ से संबंधित होते हैं और ये सिविल लॉ से संबंधित होते हैं। इसमें हत्या, लूटपाट, मारपीट ऐसे मामले थे। और इसमें मामले थे जमीन से संबंधित, प्लेस से संबंधित मामले इसमें आते हैं। तो प्रांतीय प्रशासन न्याय प्रशासन की बात करें हम तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था जो है वो 2 भागों में विभक्त थी। उसके प्रमुख 2 भाग थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय जो था उसका अधिकारी मुख्य न्यायाधीश कहलाता था धर्मेस्थ और इसमें मामलों की सुनवाई होती थी दीवानी मामलों की। कंटक शोधन जो है इसमें प्रतिष्ठा मुख्य न्यायाधीश कहलाता था और फौजदारी मामलों की सुनवाई होती थी। अर्थशास्त्र का लेखक जो चाणक्य है वो कानून के 4 अंग बताता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कानून के 4 अंग बताइए अर्थशास्त्र के चाणक्य के अनुसार। कानून के 4 अंग, और वो 4 अंग हमें बताने हैं धर्म, शासन, व्यवहार, चरित्र। ये 4 अंग इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से भी। तो कानून के 4 अंग बताए किसने? कौटिल्य ने। धर्म बताया है, शासन बताया है, व्यवहार बताया और चरित्र बताया है।
तो ये था मौर्यकालीन प्रशासन। अब मौर्यकालीन प्रशासन को अपने सूक्ष्म रूप से पढ़े यदि, जैसे प्रशासनिक व्यवस्था मौर्यकालीन अपने करनी है, संक्षिप्त रूप में प्रारूप बनाना इसका। तो मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको अपने इन भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। एक केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन, तीसरा स्थानीय प्रशासन। इन 3 भागों में। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग से हैं। केंद्रीय प्रशासन जो है इसमें राज्य सर्वोच्च होता था और इसमें अधिकारी काम करते थे। तीर्थ जो है ये कार्य करते थे। 4 महत्वपूर्ण अधिकारी थे, हमने पढ़ा है। प्रांतीय जो प्रशासन है इसमें 5 भागों में प्रांत बटे हुए थे। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो नगरीय प्रशासन, और नगरीय प्रशासन के बाद में आते हैं अपने द्रोणमुख और खवारटिक, और उसके बाद में ग्राम, सॉरी यहां बीच में आता है विषय। विषय जो वर्तमान जिले की भांति होता था, वर्तमान जिले की भांति होता था। तो ये जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है अपने इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में हमने बात की है सैन्य व्यवस्था की, और उसके बाद में हमने बात की है न्याय व्यवस्था की। न्याय व्यवस्था की, तो न्याय व्यवस्था के बाद में हम बात करते हैं मौर्यकालीन समाज की। मौर्यकालीन समाज कैसा था? मौर्यकालीन जो समाज है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये वर्ण व्यवस्था को समाज का एक अभिन्न अंग मानते हैं। वर्ण व्यवस्था ये बताते हैं, कौटिल्य समाज का अभिन्न अंग इन्हें मानते हैं वर्ण व्यवस्था को। वर्ण व्यवस्था में हमें पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जो है वर्ण व्यवस्था में आते हैं। जाति व्यवस्था वर्तमान में से कह सकते हैं अपने, और इसी व्यवस्था को समाज का मुख्य आधार मानते थे कौटिल्य। समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है वो सम्माननीय नहीं थी, निम्न स्तर की अपने नहीं कह सकते, मध्यम वर्ग की, मध्यम थी, सम्माननीय नहीं थी। मैक्सनी जो है ये समाज को 7 भागों में विभक्त बताता है। तो इसने जो है समाज के भाग बताए हैं, कितने? 7 भाग जो इन्होंने बताए हैं। तो ये था मौर्यकालीन प्रशासन। विद्यार्थियों, आपके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं आप इन प्रयासों को गंभीरता से लेवें, और आपको जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं आप इनको पूरा देखें। हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम आपको जो है और बेहतर करवाने का प्रयास करें।